बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के बाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है और कि किस तरीके से एजेंसियों की मुदाखलत से बचा जाए और ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इस पे बात करनी है। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मसाजिद में लग रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह धड़ाधड़ काम जारी है। अब जाहिर है अब तो खैर ये बारिशें हो रही हैं, अदरवाइज़ तो गर्मी शुरू हो गई है वहाँ पे। और मई का महीना शुरू होने लगा है। भाई मई में तो उन इलाकों में बहुत शदीद गर्मी होती है। साथ ही हमारे व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स और हमारे जो सिलाई मशीन के प्रोजेक्ट्स हैं, एक यतीम बच्ची को एक सिलाई मशीन, एक बेवा को एक सिलाई मशीन, अपना रोज़गार वो बाइज़्ज़त तरीके से कमाए ताकि हम कौम को कोई भिखारी नहीं बनाना चाहते। अल्हम्दुलिल्लाह आपके ताउन से, अल्लाह के करम से और अपने ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तवस्सुत से वो बाइज़्ज़त रोज़गार कमाएँ। जनाब आ जाइए, ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है और ये क्या हो रहा है। इस मुल्क में कोई समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत से रब्ता करते हैं और एक ही सवाल करते हैं कि नकवी साहब ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। सर वाकई बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और समझ कोई नहीं आ रही, जैसे बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ ना हो गई हूँ। वो जाहिर है आपको पता है कि पहले वाली इस्टेब्लिशमेंट का अपने प्रोजेक्ट्स थे जो उनके अपने गले पड़ गए हैं। अब तो लोग ये भी कहने लगे कि क्या पहले वाली और क्या अब वाली इस्टेब्लिशमेंट, ये इस्टेब्लिशमेंट के ही प्रोजेक्ट्स नाकाम प्रोजेक्ट्स जो उनके गले पड़े हुए हैं। अब ऐसी डोर उलझ गई है, वही वाली बात, हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं। अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। अब ऐसी एक सूरत हाल हो गई है कि पता ही कोई नहीं चल रहा। अब कोई बंदा हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई पार्टी हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है। हर बंदा यही कह रहा है कि ये किसी एक बंदे की, एक पार्टी के ठीक करने की कोई वो है ही नहीं, कोई उनकी हिम्मत ही कोई नहीं है। अब बड़ी अजीबो गरीब सी एक सूरत हाल, एक डेवलपमेंट हुई कि इस्लामाबाद के 6 जजेस ने ख़त लिखा, फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो भी लिया, वो केस भी चल रहा है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने उन जजेस से तजावीज़ मांगी हैं सुप्रीम कोर्ट के उस अपना केस के मामले में, और वो जो चल रहा है उसी हवाले से उन्होंने कहा कि तजावीज़ दें। दो कोई नीचे सेशन जजेस से भी मांगी हैं और इस्लामाबाद के इन 6 जजेस से भी तजावीज़ मांगी हैं। इसी दौरान हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने जनाब सोमवार को, पीर को 22 अप्रैल को दोपहर 1:30 बजे जजेस लाइब्रेरी में फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के अभी जो नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, मलिक शहजाद साहब, जस्टिस मलिक शहजाद साहब, उन्होंने और कहा कि हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे इस फुल कोर्ट इजलास में कि ये जो मुदाखलत हो रही है जजेस के काम में, इस मुदाखलत को कैसे रोका जाए। हाँ, अब जाहिर है वो मुदाखलत को टीचर तो कर नहीं रहे। अब जाहिर है वो मुदाखलत कोई यानी वापडा वाले तो कर नहीं रहे। वो मुदाखलत अगर मुबैना तौर पे कर रहे हैं तो वो कौन एजेंसियाँ कर रही हैं, वो कर रहे हैं। तो जैसे नाम लिया गया है यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त में ISI का, तो वो ISI करे अगर मुबैना तौर पे कर रही है। तो इस मुदाखलत को कैसे रोका जाए। बाकायदा एजेंडा जारी किया गया है रजिस्ट्रार ने और कह रहे हैं कि ऐसा मेकनिज़म बनाया जाएगा कि जो लोग अदलिया की आज़ादी को मजरूह करते हैं उन्हें इसका ज़िम्मेदार ठहराया जाए और जिन जजेस को इनफरादी तौर पर ऐसे मामलात का सामना है उन्हें रास्ता दिखाया जाए। मलिक शहजाद साहब, जस्टिस मलिक शहजाद साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस बने हैं, उनके बारे में मशहूर है कि उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। तो ऐसा ही है तो फिर अब ये फुल कोर्ट इजलास में बहुत बड़ी बात है, ये फुल कोर्ट इजलास होना। और मैं समझता हूँ कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि पूरी इतनी बड़ी तादाद में जुडिशरी, अब ज़ाहिर है लाहौर हाई कोर्ट कोई मामूली तो नहीं है,
ہائی کورٹ تو ویسے بھی کوئی اس میں کوئی اب پہلے سے اسلام آباد ہائی کورٹ، لیکن لاہور ہائی کورٹ تو سب سے بڑی نرسری ہے سپریم کورٹ کی. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ججز جس طریقے سے آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ سے آتے ہیں. تو لاہور ہائی کورٹ کا فل کورٹ اجلاس، تو آپ کو پتہ ہے وہاں پر بہت سارے ججز ہیں، غالباً 30 سے زیادہ ججز ہیں. تو فل کورٹ اجلاس میں یہ ڈسکس کرنا کہ ہم ایجنسیوں کی مداخلت سے کیسے بچا جائے، اور آئندہ یہ میکنزم طے کیا جائے کہ جو بھی اس میں مداخلت کرے گا اسی کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. اور پھر یہ اور ساتھ ہی ہم نے دیکھا کل سے ایک لیٹر سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے. اس لیٹر میں یہ کہا گیا، اچھا پہلے تو یہ تحریک انصاف کے بہت سارے دوست تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اور یہ وہ کر رہے تھے، لیکن عمران خان صاحب کے اپنے ٹویٹر پر یا ایکس پر یہ لیٹر جاری کیا گیا. اور میں بتاتا ہوں یہ لیٹر ہے کیا. گویا اب وہ لکھ رہے ہیں، عمران خان یوں سمجھ لکھ رہے ہیں کہ گویا ججز کو ڈرانا دھمکانا، عام انتخابات پر ڈاکہ ڈالنا اور پولیس اور تھانوں پر دھاوے بولنا کافی نہ تھا کہ وہ نامعلوم افراد جو اب زیادہ نامعلوم نہیں رہے NA 8 باجوڑ میں الیکشن آفس پر حملہ آور ہوئے ہیں، جہاں انہوں نے توڑ پھوڑ کے ساتھ الیکشن عملے کو بھی وحشیانہ سلوک کا نشانہ بنایا ہے، جس کی تفصیلات ریٹرننگ افسر نے اپنے خط میں قلم بند کی ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں ریاستی نظم کا شیرازہ پوری طرح بکھر چکا ہے اور جنگل کا بادشاہ یہاں قانون کی حکمرانی کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے پوری ڈٹھائی سے اپنے ایجنڈے کی تکمیل میں مصروف ہے. ستم ظریفی تو یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ بظاہر کسی ساز باز کے نتیجے میں اصلاح قانونیت میں ملوث ہے یا اس کے خلاف اقدام کرنے سے بے حد خوف زدہ اور عاجز ہے. یہ عمران خان کے ٹویٹر سے، یہ عمران خان کے ایکس سے یہ ہوا ہے. ایک طرح سے وہ جنگل کا بادشاہ وہ آرمی چیف کو کہتا ہے ہمیشہ ہی، یا بھی 2 روز پہلے بھی انہوں نے صحافیوں سے بات کی تو انہوں نے باقاعدہ نام لیا، ساتھ یہ بھی کہا کہ عاصم منیر میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. اب یہ جو لیٹر ہے، اب اس لیٹر کا ایک فیک لیٹر ہونے کا بھی وہاں اسی آفس سے ایک نکل آیا ہے، لیکن اس لیٹر کو پہلے ذرا دیکھیے گا کہ یہ لیٹر کیا ہے. یہ لیٹر RO نے لکھا ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر DRO کو، اور کہتے ہیں کہ جناب 19 تاریخ کو میرے دفتر میں فلاں فلاں ISI کے لوگ آئے، اور باقاعدہ انہوں نے نام لکھے 3-4 لوگوں کے اس لیٹر میں، اور وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ بائی الیکشن جو کہ 21 کو آج ہے غالباً 21 تو 21 کو ہو رہا ہے، اور بائی الیکشن جو ہے نا اس حوالے سے جو 21 تاریخ کو 21 اپریل کو اتوار کو ہو رہا ہے، اور وہ پھر جو ہے نا بائی الیکشن پورے ملک میں، تو وہ کوئی تبدیل کروانا چاہتے تھے. میں نے انکار کیا. پھر میں نے آپ کو آ کے زبانی بھی بتایا، وہ اسی لیٹر میں لکھ رہا ہے. اور پھر ہم نماز جمعہ پہ چلے گئے، پھر ہم کھانا کھانے گھر آئے. اس دوران مجھے اطلاع ملی کہ وہی لوگ دوبارہ آئے ہیں. وہ وہاں پر کوئی ایک اور افیشل ہیں جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جناب ان کو انہوں نے مارا پیٹا. تو اب اس لیٹر کو تحریک انصاف والے بہت پھیلا رہے ہیں، اور اب ایک لیٹر آ گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ لیٹر جعلی ہے. اسی ایڈیشنل یعنی RO کے دفتر سے آیا ہے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیں وہ، اور وہی RO بھی ہیں اور باجوڑ میں NA 8 سے، اور ان کے دفتر سے کہا گیا ہے کہ یہ جو لیٹر وائرل ہوا ہے یہ 583 نمبر یہ فیک ہے. بس اتنی سی بات کی گئی ہے. اب تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ چونکہ ان پر پریشر ڈالا گیا، ان کو پریشرائز کیا گیا، اس وجہ سے اب انہوں نے اپنے لیٹر کو فیک قرار دے دیا، حالانکہ یہ لیٹر صحیح ہے. اور پرسیپشن بنانے میں آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ باجوڑ کا یہ جو لیٹر ہے یہ ٹھیک ہے، اس کو یہ فیک نہیں ہے، اس کو پریشر کے تحت کہا گیا ہے کہ یہ فیک ہے اور یہ بالکل ٹھیک لیٹر ہے. خیر اب اس کی کوئی انکوائری ہونی چاہیے. انکوائری میں آپ کو پتہ ہے آج کل کیا حالت ہوتی ہے، کیا حالات ہوتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا الزام اور ISI پر، اور نام لے کر نام لکھے ہوئے ہیں، ڈیزیگنیشن بھی ان کے لکھے ہوئے ہیں، ایڈریس بھی لکھے ہوئے ہیں، کچھ کی ولدیت بھی لکھی ہوئی ہے.
अब इतनी बड़ी बात करना, और मैं समझता हूं कि ये फिर उसके बाद कोई इंक्वायरी भी ना होना, जस्ट ये कहना कि फलां लेटर वो फेक है, और एक्स वजीर आजम जो कि सरकार आजकल कैदी नंबर 804 हैं और वो जेल में है, और उनका ट्विटर उसी तरह से ही वो जारी और सारी है, और पोस्टें हो रही हैं उससे जनाब, और डॉक्यूमेंट्स फेक हैं या असल हैं वो जारी हो रहे हैं, उन्होंने भी की। अब तो कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई ना। अगर इन्होंने फेक लेटर जारी किया है और फेक लेटर को ही अपने ट्विटर अकाउंट से वो बार बार वो कर रहे हैं, तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर मामला तो ये है कि एक बंदा जेल में बैठ के, अब ये कल परसों की बात है कि जेल में वो मुकदमा था, खान साहब बार बार तकरीर करने आ जाते थे, तो वो जज ने कहा कि खान साहब आप कुछ कोर्ट के डेकोरम का ख्याल रखें, आप बार बार तकरीर करना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो तकरीर करूंगा। तो जज ने कहा कि आप मुकदमे की कार्रवाई होने दें, उसके बाद आप तकरीर कर लें। तो उन्होंने कहा जी जब मुकदमे की कार्रवाई खत्म हो जाती है तो उस वक्त फिर ये सहाफियों को बाहर निकाल देते हैं, इसलिए मुझे इसी दौरान तकरीर करनी है, इसी दौरान अपना मुकदमा बाहर पहुंचाना है। वो पूरे प्री प्लान्ड तरीके से एक प्रॉपर एजेंडे और प्रॉपर प्रोपेगंडे के तहत वो कर रहे हैं। तो मैं उसी वक्त बोलूं, मेरी आवाज़ उसी वक्त जाए, मैं भले वो जज अपना, अब अगर कोई और बंदा, हमें याद है कि जजेस आए हुए थे, मरियम नवाज साहबा नहीं आई थी। ये थोड़ा सा ज़रा हौसला रख के इन चीज़ों को सुने, फिर उसके बाद कहें कि नाइंसाफ़ी किस हद तक हुई और कैसे हुई। गो कि इसमें बहुत बड़ा हाथ अपना नून लीग का भी है माशाअल्लाह, कि अब वो जिस तरीके से चुप हैं या जिस तरीके से उनका सोशल मीडिया ही फारिग है, इसी वजह से, इसकी यही वजह होती है। हमें याद है, मैं खुद उस वक़्त मौजूद था कि जब मरियम नवाज साहबा आई, उनको किसी ने सलाम किया पीछे से, तो वो फिर वो जैसे ही दाखिल हुई ना पिछले दरवाजे से, तो वो लोग बैठे होते हैं और ऑलरेडी उनके अपने लोग आए होते हैं, उनको किसी ने सलाम किया, उन्होंने वालेकुम सलाम कह दिया। जजेस आए हुए थे दोनों, जस्टिस आमिर फारूक साहब भी और जस्टिस कियानी साहब भी, ये दोनों सुन रहे थे, ये दोनों आए हुए थे। मरियम नवाज साहब थोड़ी लेट है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा लग जाता है ना, फिर आगे उनके अपने वो कारकुन भी जमा हो जाते हैं, और वो हमेशा ही पहले आती थी। हमें याद है, मैं उनकी बहुत सारी पेशियों पे जाता था यहाँ पे लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हमेशा ही पहले वो कई बार तो वो घंटा बैठी रहती हैं, और घंटे के बाद जजेस आते, 1.5 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद। एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि वो लेट हो गई, जजेस आ गए, तो जैसे आए तो फौरन ही वो आ गई, किसी ने सलाम किया तो उन्होंने वालेकुम सलाम कह दिया। आप जजेस मच्छर गए जनाब। उन्होंने कहा कि जी आपको तमीज़ कोई नहीं है, आपका ये देखें, हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोर्ट के डेकोरम का नहीं ख्याल, आपने अगर आइंदा इस तरह के जवाब। उन्होंने कहा जी जवाब सिर्फ सलाम का जवाब दिया है, वालेकुम सलाम, ऊंची आवाज में आपने कोर्ट को। यहां जनाब कैदी नंबर 408 खुद हैं भी कैद में हैं, जी हाँ, मुजरिम भी हैं, कन्विक्ट हैं। जज उसको कह रहा है कि जनाब आप तकरीर ना करें, उसने कहा मैं तो तकरीर इसी दौरान करूंगा। उन्होंने कहा कोर्ट की कार्रवाई होने दें, कोर्ट का एक अपना डेकोरम होता है तो होने दीजिए, मैं इसी दौरान करूंगा। उन्होंने कहा कि जनाब कि आप इसके बाद कर लें, उन्होंने कहा इसके बाद ये सहाफियों को बाहर निकाल देते हैं, मैंने इसी दौरान करना है ताकि मेरी बात सहाफी नोट करके जाएं। उधर से जज बोल रहा होता है, इधर से जनाब कैदी नंबर 804 तकरीर शुरू कर देता है। ठीक हो गया ना। ये इनका ये प्रोजेक्ट, जो अदलिया का प्रोजेक्ट, जो इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट, जो रियासत का प्रोजेक्ट, उसने रियासत को वो जलील और नंगा करके रखा हुआ है। बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं, शुक्र है इस रियासती इदारों को पहली दफा किसी ने नंगा किया है, और रियासती इदारों को पहली दफा उनके अपना प्रोजेक्ट गले पड़ गया है। कोई आप सोच सकते हैं कि वो बंदा वहां मुर्ख खा रहा हो और बकरे खा रहा हो भी कैदी, हो भी मुजरिम, कन्विक्ट भी हो, ये अलग बात है, ठीक गलत उसका फैसला अदालतें करेंगी। कन्विक्ट भी हो, कैद में भी हो, और आर्मी चीफ को, मुल्क के ताकतवर तरीन बंदे को रोजाना गालियां दे रहा हो, और खुद यहां अगर कोई कहे कि भाई मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा आसिम मुनीर, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो, आप समझ आ गया आपको, ठीक है ना।
आसिम मुनीर को पता ही नहीं होगा, जनरल आसिम मुनीर को पता ही कोई नहीं होगा कि उसकी बीवी का क्या हो रहा है, उसके यानी कि को बदहजमी हो गई है, ठीक है ना, मैदा खराब हो गया है, 60 से ऊपर हैं ये सारे, और वो जनाब हमारा, मैंने कहा ना कि हम अभी 50 पे पहुंचे, हमारा ये हाल हो जाता है कई दफ़ा, लेकिन ये 60 से ऊपर हैं और को मैदा खराब हो जाए तो वो कहते हैं जनाब इसको जहर दिया गया है। हम सुन रहे हैं अब कल परसों भी वो बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे थे कि बानी चेयरमैन इमरान खान को भी मारने की कोशिश की जा रही है और बुशरा बीबी को भी, और इन दोनों को जहर देने की कोशिश की जा रही है। अब मैं, अल्लाह माफ़ करे, हर किसी की ज़िंदगी की अल्लाह हिफाजत करता है, ये पिछले 2-3 सालों से जहर देने की कोशिश कर रहे हैं और इल्ज़ाम तो उनका एजेंसियों पे है, जहर देने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं जहर जाली है या वो इतने ढीठ हैं या एजेंसियों वाले इतने नहले हैं कि वो इन दो को मारने की कोशिश कर रहे हैं, मार नहीं रहे ये दोनों। तो हम तो ये इस उम्मीद पे बैठे हैं कि ये एजेंसियों वाले हमारी इंडिया से कैसे हिफाजत करेंगे कि जिन 2 बंदों को अल्लाह माफ़, मैं मजाकन कह रहा हूँ, ये मैं तंजन कह रहा हूँ कि 2 बंदों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो मार ही नहीं रहे, ठीक है ना, वो जहरी जैली निकल आता है, वो फेक जहर निकल आता है, वो 2 नंबर जहर होता है, वो कोई नहीं होता, ये इतने नहले होते हैं, ये वो इल्ज़ाम भी लगा रहे होते हैं, वो गालियाँ भी दे रहे हैं, वो धमकियाँ भी दे रहे हैं, और जनाब उन्होंने कहा कि हमारा निजी हॉस्पिटल से मुआयना कराया जाए। कभी किसी का ऐसा हुआ? जेल मैनुअल में है ही नहीं, जेल मैनुअल में, रूल्स में भी नहीं है कि आप किसी कैदी का मुआयना किसी निजी अस्पताल से कराएं, लेकिन जज ने कहा नहीं जी, इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर ये पिंकी पीरनी का भी और इमरान खान का भी मुआयना निजी हॉस्पिटल से कराएं। उनको पता है हम एक ट्वीट करते हैं, हम धमकियां देते हैं, हम गालियां देते हैं, हम आर्मी चीफ को धमकी दे के बैक फुट पे डाल सकते हैं। ये उनका क्या कमाल है अपना, वो इतने बहादुर हो गए हैं, ये सोशल मीडिया स्ट्रांग है या इदारों के अंदर ही मंजी तले डांग किसी ने नहीं फेरी, मामला क्या है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।